नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। नाम है सोफी का संसार, योस्टाइन गार्डर की लिखी हुई। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है जो बताता है कि ये एक दार्शनिक उपन्यास है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, बल्कि पश्चिमी दर्शन का जो पूरा इतिहास है ना, उसे एक 14 साल की लड़की की नज़रों से दिखाने की कोशिश है। मतलब कहानी में फिलॉसफी। हाँ, कहानी में फिलॉसफी और फिलॉसफी में कहानी। तो आज का अपना मिशन यही है कि इस किताब की दुनिया में उतरें और समझें कि कैसे कहानी के जरिए वेस्टर्न फिलॉसफी जैसे मुश्किल विषय की यात्रा कराई जा सकती है। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प आइडिया है। हाँ, है तो। क्योंकि देखिए, दर्शन को अक्सर लोग थोड़ा अकादमिक, थोड़ा सूखा मानते हैं। गार्डर ने क्या किया कि इसे एक रहस्य, एक मिस्ट्री कहानी में लपेट दिया। तो वो पढ़ने में आसान भी हो गया और दिलचस्प भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक उपन्यास जो दर्शन सिखाए, ये होता कैसे है। तो सारांश कहता है कि कहानी नॉर्वे में शुरू होती है। एक टीनेजर है, सोफी अमुंडसेन। हाँ, सोफी, एक आम सी लड़की, स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, वही सब। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी लाइफ में एक मिस्ट्री आती है। उसे अपने लेटर बॉक्स में एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। और चिट्ठी में सिर्फ 3 शब्द, तुम कौन हो। लगता तो बड़ा सिंपल सवाल है, पर शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल यही है। बिल्कुल। और यहीं से सोफी के मन में वो दार्शनिक जिज्ञासा, वो फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी शुरू होती है। फिर जल्दी ही एक और चिट्ठी आती है। ये दुनिया कहाँ से आई? ये वही बड़े सवाल हैं जिनसे हजारों साल पहले इंसानी सोच मतलब दर्शन शुरू हुआ था। तो ये चिट्ठियां एक तरह से दर्शन की दुनिया का दरवाजा खोल देती हैं। और इनके पीछे एक रहस्यमयी दार्शनिक हैं, अल्बर्टो नॉक्स। सारांश के हिसाब से ये सोफी के गाइड बन जाते हैं। हाँ, अल्बर्टो नॉक्स वो सोफी के लिए एक पहले तो अनदेखे फिर देखे हुए टीचर जैसे हैं। वो उसे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चिट्ठियों से, पोस्ट कार्ड से, वीडियो टेप्स और फिर आमने सामने मिलकर पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी की सैर कराते हैं। और ये सफ़र शुरू होता है प्राचीन यूनान के दार्शनिकों से। अच्छा, मतलब वो लोग जो मिथकों से हटकर लॉजिक से, तर्क से दुनिया को समझना चाह रहे थे। सही पकड़ा आपने। थेल्स, एनेक्सिमेंडर जैसे विचारक वो सोचते थे कि वही दुनिया पानी से बनी है या हवा से बनी है, ऐसी बातें। फिर आते हैं सुकरात। उनका जोर था खुद को जानने पर, सवाल पूछने पर। उनका वो फेमस कोट है ना, बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक नहीं है। उनका तरीका, जिसे हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, वो था लगातार सवाल पूछकर किसी को सच्चाई तक पहुंचाना। अल्बर्टो भी यही तरीका सोफी के साथ इस्तेमाल करते हैं। और सुकरात के बाद प्लेटो और अरस्तु, इनका जिक्र भी है सारांश में। ये तो फिलॉसफी के जैसे पिलर्स माने जाते हैं। किताब इन्हें कैसे लाकी है सामने? प्लेटो के लिए अल्बर्टो शायद उनका वो विचारों की दुनिया या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का सिद्धांत समझाते हैं कि असली चीजें हमारे आसपास की ये बदलती दुनिया नहीं, बल्कि वो परफेक्ट इटर्नल आइडियाज हैं। और उनकी वो मशहूर गुफा की कहानी, एलिगरी ऑफ द केव, उसका इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम अपनी सोच के कैसे कैदी हो सकते हैं। गुफा वाली कहानी, हाँ, जिसमें कैदी सिर्फ दीवार पर परछाइयां देखते हैं और उसी को सच समझते हैं। हाँ, वही। और अल्बर्टो शायद उसे किसी मॉडर्न चीज जैसे वीडियो टेप से जोड़कर सोफी को समझाते होंगे, ताकि वो प्लेटो के पुराने विचार को आज की दुनिया से कनेक्ट कर सके। वहीं अरस्तु, जो प्लेटो के ही स्टूडेंट थे, उनका नजरिया थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल था। वो इंद्रियों के अनुभव पर, ऑब्जर्वेशन पर जोर देते थे। लॉजिक, साइंटिफिक मेथड, उसकी नींव शायद यहीं से पड़ती है। अल्बर्टो दिखाते हैं कि कैसे इन दोनों गुरु शिष्य के अलग अलग नजरियों ने आगे की पूरी वेस्टर्न सोच को कितना प्रभावित किया। ये दिलचस्प है कि कैसे कहानी के साथ साथ ये बड़े आइडियाज खुलते जाते हैं। सिर्फ नाम नहीं गिना रहे, बल्कि उनकी सोच को समझाने की कोशिश है। अच्छा, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? मिडिल एजेस, रेनेसा। मध्य युग में, हाँ, दर्शन पर धर्म का बहुत असर आ जाता है। अल्बर्टो समझाते हैं कि कैसे सेंट ऑगस्टीन जैसे विचारकों ने प्लेटो के आइडियाज को क्रिश्चियनिटी से जोड़ा। बाद में थॉमस एक्विनस ने अरस्तु के लॉजिक को। तो यहाँ फेथ और रीजन, आस्था और तर्क के बीच का जो एक तनाव है या तालमेल है, वो दिखता है। फिर आता है पुनर्जागरण, रेनेसां, एक तरह से पुरानी ग्रीक और रोमन संस्कृति का रिवाइवल, जहां इंसान सेंटर में आता है, विज्ञान और कला का विकास होता है। बिल्कुल। कोपर्निकस कहते हैं कि पृथ्वी सेंटर नहीं है। गैलीलियो अपने दूरबीन से नई चीजें दिखाते हैं, ह्यूमनिज्म आता है।
अल्ब्रेता सोफी को दिखाते हैं कि कैसे इस दौर में सोच का दायरा फैलता है, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, दुनिया को देखने का तरीका बदलता है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये दिखाते हैं कि फिलॉसफिकल आइडियाज कैसे समाज और विज्ञान के साथ साथ चलते हैं। और यहीं पर शायद वो देकार्त वाला फेमस कोट आता होगा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, कॉजिटो एर्गो सम। ये तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता है। हाँ, बिल्कुल। देकार्त को मॉडर्न फिलॉसफी का फादर माना जाता है। उनका ये स्टेटमेंट व्यक्ति की चेतना को, उसके डाउट को ज्ञान का बेस बनाता है। वो हर चीज पर शक करते हैं सिवाय इसके कि वो शक कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो उनका अस्तित्व है। ये सेल्फ अवेयरनेस पर जबरदस्त जोर था। यहीं से रैशनलिज्म मतलब तर्क बुद्धिवाद, वो धारा मजबूत होती है कि असली ज्ञान तर्क से, बुद्धि से आता है। किन सारांश में एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद का भी जिक्र है। ये रैशनलिज्म से कैसे अलग हुआ? ये फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी डिबेट है और किताब इसे बड़े अच्छे से सामने लाती है। रैशनलिस्ट जैसे डेकार्त या स्पिनोजा मानते थे कि ज्ञान का सोर्स हमारी बुद्धि है, रीजन है। वहीं एम्पिरिसिस्ट जैसे जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, उनका मानना था कि ज्ञान का सारा रॉ मटेरियल हमारे सेंस एक्सपीरियंस से आता है। लॉक ने कहा था ना कि जन्म के समय दिमाग एक कोरी स्लेट या टैब्यूला रासा जैसा होता है जिस पर अनुभव लिखता है। तो एक तरफ दिमाग पर जोर, दूसरी तरफ इंद्रियों पर। अच्छा, अल्बर्टो सोफी को ये सब कैसे समझाते होंगे? क्या रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर? हाँ, यही तो अल्बर्टो की खासियत है। वो शायद सोफी से पूछते होंगे कि तुम्हें कैसे पता कि सेब लाल है? क्या ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले से था, रैशनलिज्म वाला पॉइंट, या तुमने देखकर, एक्सपीरियंस करके सीखा, एम्पिरिसिज्म वाला पॉइंट? वो डेमोक्रिटस के एटम वाले सिद्धांत को समझाने के लिए शायद लेगो ब्लॉक्स यूज करते हैं, या ह्यूम का वो कॉज एंड इफेक्ट वाला डाउट समझाने के लिए कोई जादू का खेल दिखाते होंगे। वो फिलॉसफी को किताबों से निकालकर सोफी के लाइफ का हिस्सा बना देते हैं। ये तो सिखाने का वाकई बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। लेकिन कहानी में एक और लेयर है, सारांश में जिसका जिक्र है, हिल्डे मोलर नैग। ये कौन है और इनके आने से कहानी में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यहीं पर किताब एक बहुत ही चौंकाने वाला और फिलोसॉफिकली बहुत गहरा मोड़ लेती है। सोफी और एल्बर्टो को धीरे धीरे कुछ अजीब सुराग मिलने लगते हैं, पोस्ट कार्ड्स, कुछ चीजें जो खो जाती हैं, और वो हिल्डे नाम की किसी लड़की की है। इससे उन्हें शक होने लगता है कि उनकी दुनिया, उनकी ये बातें, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व शायद असली नहीं है। असली नहीं है। मतलब कैसे? उन्हें पता चलता है कि वो शायद एक किताब के किरदार है, एक किताब जिसे लेबनान में यूएन के मेजर एल्बर्ट नैग अपनी बेटी हिल्डे मोलर नैग के 15वें जन्मदिन के तोहफे के लिए लिख रहे हैं। सोफी का ये पूरा फिलॉसफी कोर्स असल में हिल्डे के लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। अरे बाप रे, कहानी के अंदर कहानी। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। इसी को शायद मेटा नैरेटिव कहते हैं। बिल्कुल, मेटा नैरेटिव मतलब कहानी का अपने कहानी होने के बारे में जानना। और ये सिर्फ कोई चालाकी वाली लिटरेरी टेक्निक नहीं है। गार्डर इसका इस्तेमाल करते हैं रियलिटी का नेचर क्या है, चेतना क्या है, और वो फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म मतलब स्वतंत्र इच्छा बनाम नियति जैसे गहरे दार्शनिक सवालों को सीधे कहानी के सेंटर में लाने के लिए। ये तो बहुत गहरा हो गया। अगर सोफी और अल्बर्टो को पता चल जाता है कि वो किसी और की कल्पना की उपज हैं, तो उनका वो सवाल तुम कौन हो, उसकी खोज का क्या मतलब रहेगा फिर? क्या उनकी अपनी कोई मर्जी है भी या नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है उनके लिए। ये एहसास उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एक अस्तित्व का संकट बन जाता है। उनका मिशन अब सिर्फ फिलॉसफी सीखना नहीं रहता, बल्कि अपने क्रिएटर मेजर नैग की इमेजिनेशन की कैद से आज़ाद होना बन जाता है। वो मेजर के दिमाग से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। ये फ्री विल की लड़ाई बन जाती है। तो क्या वो कामयाब होते हैं? क्या वो निकल पाते हैं मेजर की कहानी से? किताब का एंड थोड़ा सा मिस्टीरियस है, थोड़ा खुला हुआ है। मेजर की किताब के आखिर में हिल्डे की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वो दोनों एक बड़े नाटकीय तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी तरह मेजर की कल्पना से निकलकर एक दूसरी तरह के रियलिटी में पहुंच गए हैं, जहां से वो हिल्डे और उसकी दुनिया को देख तो सकते हैं, पर हिल्डे उन्हें नहीं देख सकती। वो एक तरह से ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ये क्या, अंत में भी सवाल ही रह गया, कौन सी दुनिया असली है फिर? हिल्डे की, ये सोफी की, ये नई वाली दुनिया? हाँ, और शायद गार्डियर यही चाहते हैं। किताब जवाब देने से ज्यादा पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करती है।
ये एंड हमसे पूछता है, रियलिटी क्या है? क्या हमारी दुनिया भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो सकती है? कॉन्शियसनेस के लेवल्स क्या हैं? ये सवाल बिना जवाब के हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। इस मेटा नैरेटिव के अलावा मॉडर्न फिलॉसफी के और कौन से आइडियाज आते हैं किताब में? सारांश में कांट, हेगल, किरकेगार्ड, मार्क्स, डार्विन, फ्रॉयड, सात्र, इन सब का जिक्र है। हाँ, एल्बर्टो सोफी को एनलाइटनमेंट पीरियड तक ले आते हैं, जहां इमैनुअल कांट एक बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। कांट ने क्या किया कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ज्ञान अनुभव से शुरू तो होता है, पर सिर्फ अनुभव तक ही नहीं रहता, हमारा दिमाग भी उसे स्ट्रक्चर देता है, आकार देता है। और उन्होंने नैतिकता का वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वाला सिद्धांत दिया। और उसके बाद 19वीं 20वीं सदी के विचारक हेगेल आते हैं, जिनका वो डायलेक्टिकल मेथड, द्वंद्वात्मक विचार, इतिहास और समाज की प्रोग्रेस को समझने का एक नया तरीका देता है। फिर किरकेगार्ड, जिन्हें एग्जिस्टेंशियलिज्म का फादर मानते हैं, वो इंडिविजुअल की चॉइस, उसकी जिम्मेदारी, उसकी सब्जेक्टिव सच्चाई पर जोर देते हैं। मार्क्स आते हैं, जो समाज और इकोनॉमी के एनालिसिस से हिस्ट्री को समझाते हैं। डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी जीवन की शुरुआत और इंसान की जगह के बारे में हमारी समझ बदल देता है। फ्रॉयड हमारे अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन के राज खोलते हैं। और सार्त्र, उनका एग्जिस्टेंशियलिज्म सोफी की सिचुएशन से कैसे जुड़ता होगा? जॉन पॉल सार्त्र का वो विचार, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब अस्तित्व सार से पहले आता है, ये सोफी और एल्बर्टो की हालत पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसका मतलब है कि इंसान पहले दुनिया में आता है, मौजूद होता है, फिर वो अपने एक्शंस से, अपनी चॉइसेस से खुद को डिफाइन करता है। उसका कोई पहले से तय एसेंस या मकसद नहीं होता। अब सोफी और एल्बर्टो, जिन्हें पता चलता है कि उनका एसेंस यानी कहानी का किरदार होना तो मेजर ने तय कर दिया है, वो इसी के खिलाफ विद्रोह करते हैं। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि वो सिर्फ मेजर के आइडियाज नहीं हैं, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये सब तो बहुत भारी आइडियाज हैं। किताब इनको आसान कैसे बनाती है? जैसा हमने पहले भी कहा, अल्बर्टो का पढ़ाने का तरीका, वो इन आइडियाज को सोफी के एक्सपीरियंस से, उसकी दुनिया में जो हो रहा है उससे, और उनकी अपनी जो भागने की प्लानिंग चल रही है उससे जोड़ते हैं। तो फिलॉसफी सिर्फ थ्योरी नहीं रहती, वो लाइफ और एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल का हिस्सा बन जाती है। और साथ में कहानी का वो मिस्ट्री वाला एंगल, वो थ्रिल, वो आपको बांधे रखता है। आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या वो आज़ाद होंगे, और इसी चक्कर में आप फिलॉसफी के मुश्किल रास्ते भी पार कर जाते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो सोफी का संसार की सबसे बड़ी खूबी क्या है? बात, जैसा सारांश भी कहता है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि पढ़ने वाले को उकसाती है सोचने के लिए वो बुनियादी सवाल, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। और ये सवाल सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये किताब तो हर उम्र के इंसान के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमारी उस बेसिक क्यूरियोसिटी को जगाती है जो हम शायद बड़े होते होते कहीं दबा देते हैं। बिल्कुल। बच्चे अक्सर कितने गहरे फिलोसॉफिकल सवाल पूछते हैं और हम उन्हें चुप करा देते हैं या टाल देते हैं। ये किताब उसी बच्चे को फिर से जगाती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया एक रहस्य है और सवाल पूछना कितना जरूरी है। ये सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये सोचने का एक इन्विटेशन है। तो कुल मिलाकर सोफी का संसार एक सफर है, सूफी का बाहरी दुनिया में सफर और पढ़ने वाले का अपनी भीतरी दुनिया में सफर। ये दिखाती है कि फिलॉसफी कोई सूखी बोरिंग चीज नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने और जीने का एक तरीका हो सकती है। सही कहा आपने। ये किताब सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, ये आपके नजरिए को चैलेंज करती है। ये हमें अपनी मान्यताओं पर, हम रियलिटी को कैसे समझते हैं, उस पर सवाल उठाने को कहती है। जैसा कि सारांश में लिखा है, इसमें वाकई जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने की ताकत है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब सूफी से पूछती है, तुम कौन हो? सूफी की पूरी जर्नी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है और उसे पता चलता है कि वो शायद एक कहानी का किरदार है। इसे समझने के बाद शायद हमारे लिए ज्यादा गहरा सवाल ये बनता है, हमारी अपनी जिंदगी वो किस हद तक ऐसी कहानियों से, ऐसे कल्चरल या सोशल फ्रेमवर्क से बनी है जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते या जिन पर हमने कभी सवाल ही नहीं उठाया। ये बहुत ही मौजू सवाल है। क्या हम सब भी अनजाने में किसी बड़ी कहानी के किरदार हैं? क्या हमारे विश्वास, हमारी इच्छाएं, हमारी पहचान, क्या वो सच में हमारी अपनी है,
या फिर वो समाज, संस्कृति, इतिहास की लिखी हुई किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? सोफी की तरह क्या हमें भी अपनी गुफा की दीवारों पर जो परछाइयां दिख रही हैं, उनसे आगे देखने की, अपने यथार्थ को खंगालने की जरूरत है? इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है सोफी का संसार की इस दुनिया की झलक ने आपकी सोचने की भूख को थोड़ा और जरूर बढ़ाया होगा।